नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल अचीवर्स एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत। मित्रों, आज आपके लिए जो भी संविदा की एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए सीटीईटी, राजस्थान टेट, एमपी टेट के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण एकदम इनिशियल प्रारंभिक जानकारी आपके लिए लेके आया हूँ। अत्यंत रोचक, अत्यंत सरल और परीक्षा उपयोगी जानकारी है ये। इसके पहले मैं आपके लिए 3 लेक्चर ले चुका हूँ इस पर, और आज का ये लेक्चर अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके ऊपर अपन इन 6 बिंदुओं पर जानकारी लेंगे। धन पूर्णांक संख्याएं, जो आपको उसमें बताया था, क्रम विनिमय का नियम, कम्यूटेटिव लॉ, साहचर्य नियम, एसोसिएटिव लॉ, वितरण नियम, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, गुणात्मक तत्समक, मल्टीपल इन्वर्स, और शून्य या जीरो किसको कहते हैं। दोस्तों, प्राचीन अध्ययन से इतिहास से ज्ञात हुआ कि हमारे जो पूर्व मानव थे, जो हमारे पहले की प्राचीन काल की जो पीढ़ियाँ थी, उनको भी गिनने के लिए आवश्यकता होती थी। तो सर्वप्रथम उन्होंने आंकड़ों की जानकारी प्राप्त करने के लिए दोस्तों सीपियों का प्रयोग किया। उस सीपियों के बाद रस्सी पर वो गांठ लगा देते थे और उनको किसी लकड़ी के बोर्ड पर इंडिकेट करके उसका प्रयोग करते थे। उसके बाद उन्होंने ये उंगलियों की जो अपने पोर्स बने हुए रहते हैं, लाइंस, इनका प्रयोग किया। उसके उपरांत उन्होंने विभिन्न संकेत और चित्रों का प्रयोग किया। देन उसके बाद वर्तमान काल में जो चला आ रहा है नंबर्स गिनने के लिए भारतीय अरेबियन अंक प्रणाली, इंडो अरेबियन नंबर सिस्टम अपनाया गया। देखिए मित्रों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप जो टीचरशिप की एग्ज़ाम देना चाहते हैं, चाहे वर्ग 3 हो, 2 हो या 1 हो, क्रमशः याद रखेंगे आप। परीक्षा में मैंने पूर्व के प्रश्न पत्रों में देखा है, क्रमशः काय का उपयोग किया। नंबर 1 सीपी का, नंबर 2 रस्सी की गांठ लगाकर लकड़ी पर अंकित किया गया, नंबर 3 उंगली की चिन्हों का प्रयोग किया गया, नंबर 4 पर उन्होंने संकेत, विभिन्न संकेत और चित्रों का प्रयोग किया। देन आपके पास इंडो अरेबियन नंबर सिस्टम आया। याद रखेंगे आप इसको, बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी थी। अब इसके बाद आती है आपके पास धन पूर्णांक संख्याएं। हमने पिछले लेक्चर में विभिन्न प्रकार की संख्याओं के बारे में डिस्कस किया था। अब आपके पास धन पूर्णांक संख्या क्या है, डेफिनेशन। तो दोस्तों, जिन संख्याओं की सहायता से वस्तुओं की गणना की जाती है, वह धन पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। काउंटिंग ऑफ आर्टिकल्स, ओके। तो ये क्या हो गया आपके पास, धन पूर्णांक संख्याएं। और ये बताया था आपको 1, 2, 3 अप टू इनफाइनाइट। फिर आता है नंबर दूसरा, क्रम विनिमय का नियम, कम्यूटेटिव लॉ। मित्रों, जो कम्यूटेटिव लॉ है वह क्या है आपके पास कि 2 धन पूर्णांक संख्याएं, सपोज आपके पास a और b हैं, तो इनका क्रम बदल दिया जाए तो उनके योगफल पर कोई प्रभाव नहीं बदलता। 3 + 4 = 7 और 4 + 3 बराबर भी क्या होता है, 7। ये आपके पास एडिटिव कॉम्यूटेटिव लॉ है। योग क्रम विनिमय का नियम, यदि गुणन क्रम विनिमय का नियम ला दें तो a × b बराबर होता है b × a। मतलब 5 × 4 कोई धन पूर्णांक संख्या है, इनका मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा, 20, और 4 × 5 बराबर भी कितना आएगा, 20। ये आप सब जने जानते हैं, लेकिन आपको यहाँ बताने का तात्पर्य ये है कि इसके अंदर आपको नियम पता चल जाए, उसका नाम पता चल जाए।
क्योंकि चूंकि आप टीचरशिप की एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो इट मे बी पॉसिबल एग्जाम्पल दे करके आपसे नियम पूछ लिया जाए कि ये नियम कौन सा है। फिर इसके बाद आता है मित्रों साहचर्य नियम, मतलब एसोसिएटिव लॉ। साहचर्य नियम क्या कहता है? जैसे कम्यूटेटिव लॉ किसी दो नियम पर लगता है, साहचर्य नियम सपोज कर लो आप ए बी सी 3 धन पूर्णांक संख्याएं हैं, तो इनमें से दो का युगल बना दिया जाए a प्लस बी प्लस सी बराबर होगा a प्लस बी प्लस सी के, या ये बराबर हो जाएगा आपके पास c प्लस ए प्लस बी के। उसके योगफल के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि आप 4, 5, 6 ले लेते हैं तो 4 प्लस 5 ब्रैकेट लगाइए 9 और 6 कितना हो गया मित्रों 15, या 4 प्लस 5 प्लस 6 कितना हुआ आपके पास 15, या 5 प्लस 6 प्लस 4 ये भी कितना हो गया आपके पास 15। तो ये है आपके पास योग साहचर्य नियम। कौन सा साहचर्य नियम? योग साहचर्य नियम। 2 नंबर का युगलबंदी करके जोड़ दिया जाए तो उसके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है दोस्तों। इसी प्रकार यदि आपके पास योग साहचर्य की जगह आप मल्टीप्लिकेटिव गुणन साहचर्य ले लें आप ए बी सी, तो ए इंटू बी इंटू सी बराबर ए इंटू बी इंटू सी हो जाएगा, या बी इंटू ए इंटू सी हो जाएगा। सपोज आपके पास 10, 15, 20 है, तो 10 इंटू 15 इंटू 20 कितना हो जाएगा मित्रों 150 दूनी 300 3000। ये आपका 10 इंटू 15 इंटू 20 ये भी कितना आ गया आपके पास 3000। ये आपका 15 इंटू 20 इंटू 10 ये भी कितना आ गया आपके पास 3000। ये क्या है आपके पास मल्टीप्लिकेटिव एसोसिएटिव लॉ, योग साहचर्य और गुणन साहचर्य का नियम। इसके बाद आता है मित्रों आपके पास वितरण नियम या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इस नियम को एक और नाम बोला जाता है मित्रों, किसको? देखिए अभी आपके पास साहचर्य नियम हो गया, धन पूर्णांक हो गया, वितरण नियम का हो गया। अब वितरण नियम सॉरी आपको बताना है ये योग पर गुणन का वितरण नियम भी कहलाता है। किस पर? योग पर गुणन का वितरण नियम। अब देखिए 3 संख्या आपके पास ए बी सी है, तो क्या बोला योग पर गुणन का वितरण नियम, मतलब a इंटू बी प्लस सी बराबर a इंटू बी प्लस a इंटू सी होगा। ये क्या है आपके पास योग पर गुणन का वितरण नियम। ठीक है मित्रों। फिर आता है आपके पास गुणात्मक तत्समक मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। सीधे सीधा आपसे परीक्षा में ये भी पूछा जा सकता है कि देखिए आप फॉर एग्जाम्पल कौन से सवाल का, सबसे पहले इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं कि 10 का गुणात्मक तत्समक क्या है। गुणात्मक तत्समक क्या है? ऑप्शन फिगर ए 0, ऑप्शन फिगर बी 1/10, ऑप्शन फिगर सी 1, ऑप्शन फिगर डी 0.1। सिंपल सी डेफिनेशन, और वो यह है गुणात्मक तत्समक गुणात्मक मल्टीप्लिकेशन किसी संख्या में, कोई सी भी संख्या, किसी संख्या का मल्टीप्लिकेशन किया जाए तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। किसी भी संख्या के मान में किसी भी अन्य संख्या का मल्टीप्लिकेशन करने पर कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। वो होता है गुणात्मक इन्वर्स, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, और वो है आपके पास क्या दोस्तों 1। किसी भी संख्या का आप 1 से मल्टीप्लिकेशन करिए, आप क्या आएगा, कोई फर्क पड़ेगा क्या? 10 एकम 10, 15 एकम 15, 21 जा 20। तो आपके पास गुणात्मक तत्समक की वैल्यू क्या है? हमेशा 1। कोई सा भी नंबर होगा तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 1।
देखिए बहुत सारी हम छोटी छोटी चीज़ों को छोड़ देते हैं पढ़ने के लिए या उसको रिवीजन नहीं कर पाते हैं, तो वो हमें परीक्षा में जाकर के एक कांटे की तरह चुभ जाता है यदि परीक्षा में प्रश्न आ जाए। अब देखिए प्रश्न ऐसा है कि देखते से आंसर लगाना, सोचने के लिए भी आपके पास टाइम नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार के ये कॉन्फिडेंस बूस्टर होते हैं जो आपके कॉन्फिडेंस को एकदम ऊपर ले जाते हैं। फट से आया, एक लगाया, छुट्टी, याद नहीं होगा, सोचना पड़ेगा, गलत हो जाएगा। तैयारी ऐसी कीजिए कि एग्ज़ाम देने में आपको आनंद आ जाए और हमेशा आप एग्ज़ाम देने के लिए तत्पर रहिए। ये क्या था आपके पास? गुणात्मक तत्समक। अब देखें मित्रों, शून्य किसे कहते हैं? शून्य की डेफिनेशन विभिन्न हो सकती है दोस्तों। आपके पास आंसर फिगर में ABCD ऑप्शन फिगर आएगा कि जिस संख्या में 0 का गुणा कर देते हैं तो वो 0 हो जाती, किसी संख्या में 0 का गुणा करने पर 0 हो जाएगा, किसी संख्या में 0 का भाग देने पर वो अनंत हो जाएगा। कोई नंबर 1/0 बराबर क्या होगा? इनफाइनाइट। कि संख्या में 1 × 0 कर देंगे तो आपके पास 0। ये डेफिनेशन हम जानते हैं, ये होती है, लेकिन जब आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा तो यदि इन वाले ऑप्शन फिगर पे आप क्लिक करके आएंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। जिस प्रकार गुणात्मक तत्समक की डेफिनेशन क्या है? जिस संख्या में ऐसी मतलब 1 का किसी भी संख्या में गुणा करने पर कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो गया। ऐसे ही दोस्तों शून्य की डेफिनेशन है किसी भी संख्या में 0 जोड़ देने पर उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, वह शून्य है। बराबर? किसी संख्या में 0 का योग कर देते हैं तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, उसको शून्य कहते हैं। ये इसकी एकदम डेफिनेशन है। आपके पास एग्जाम में आता है, बनता है प्रश्न, तो आपके पास यही प्रश्न का आपके पास आंसर होगा। और ये प्रश्न आया हुआ है CTET के एग्ज़ाम के प्रीवियस पेपर में, आप जाके देख सकते हैं। बराबर? अब आपके पास इसी धन पूर्णांक के अंदर एक डेफिनेशन और बनती है, समवर्ग गुण या क्लोजर प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी? क्लोजर प्रॉपर्टी। मित्रों 2 प्रकार की क्लोजर प्रॉपर्टी है। 2 धन पूर्णांकों को आपस में जोड़ दिया जाए तो आपको हमेशा एक धन पूर्णांक प्राप्त होगा। हम सबको पता है 3 और 2 जोड़ेंगे तो 5 आएगा। 3 और 2 चूँकि आपके पास पॉजिटिव इंटीजर्स हैं तो 5 भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। लेकिन हमें ये प्रॉपर्टी याद, ये कौन सा नियम है? तो ये नियम कौन सा है? समवर्ग गुण, धन पूर्णांक संख्याओं की क्लोजर प्रॉपर्टी है। 2 यदि आपके पास क्या है, A व B 2 धन पूर्णांक हैं तो A + B बराबर भी क्या मिलेगा आपको? एक धन पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर्स दोस्तों। 2 धन पूर्णांक है तो इनका मल्टीप्लिकेशन भी क्या आएगा आपके पास मित्रों? एक धन पूर्णांक आएगा A × B। वो एडिटिव क्लोजर प्रॉपर्टी है और ये मल्टीप्लिकेटिव क्लोजर प्रॉपर्टी है। आपको परीक्षा देने जा रहे हैं, एग्ज़ाम देंगे, आपको ये डेफिनेशन के साथ नाम याद होना चाहिए। तो मित्रों आपको इन इम्पोर्टेंट 6 और ये 7 बिंदुओं की जानकारी कैसी लगी? आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइबर बढ़ाइए, लोगों को बताइए आप किस प्रकार की हम क्लास आपके सामने लेकर के आ रहे हैं, जिससे आपका बहुत ही अत्यधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बताइए ऐसे जनों को मित्रों जो रियलिटी के अंदर रिजल्ट निकालना चाहते हैं, ताकि ज़रूरतमंद व्यक्तियों के पास हम पहुंच पाएँ और उनके विकास में सहायक हों। ठीक है मित्रों, ये इसकी जानकारी थी। अब हमारे पास ये नंबर सिस्टम ही है, जो पिछली बार भी बताया था वो भी नंबर सिस्टम था। अब इसी नंबर सिस्टम के अंदर हम 3-4 चीज़ और ऐड कर लेते हैं। आपको प्रश्न आएगा 100 तक की प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करें। 100
तक की प्राकृत संख्याओं का योग। ओके, मतलब ये सभी आ सकता है, या 1 + 2 + 3 अप टू 100 बराबर क्या होगा। ठीक है मित्रों, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए पहला नियम याद रखिए, 1 + 2 + 3 अप टू n, ये आपके पास एक समानांतर श्रेणी बनती है, इसका सम होता है n × n + 1/2। मित्रों ये फार्मूला कहता है कि लाखों करोड़ों की वैल्यू निकाल देगा, आपके पास लगातार नंबर होना चाहिए प्लस 1 से प्रारंभ होना चाहिए। तो यहाँ आपके पास n बराबर कितना है इसमें 100, तो 100 × 101/2, 2 से काट दीजिए, कितनी बार कट जाएगा 50 बार। कितना आ गया इसका मान आसानी से 5050। ठीक है मित्रों, ये हो गया आपके पास। अब इसी के अंतर्गत यदि आपको एक एग्जाम्पल नंबर दूसरा दे दिया जाए कि 1 + 2 + 3 अप टू 50, तो यहाँ n बराबर कितना हो गया दोस्तों 50, तो इसका समेशन कितना हो जाएगा इस सीरीज का 50 × 50 और 51/2, कितनी बार कट जाएगा 25 बार। मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, कितना आ गया 1275। ठीक है मित्रों, अब देखिए आप इसी को अपन आगे बढ़ाते हैं, और ये जो आपके पास फॉर्मूला है 1 + 2 + 3 अप टू nth नंबर, यदि आपके पास n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग आ जाए, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब से लेकर कहाँ तक n का क्यूब, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास जो ऊपर n × n + 1/2 आए मित्रों, इसका स्क्वायर, क्यूब नहीं आएगा, क्या आएगा इसका स्क्वायर आएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा आपके पास, ये आपके पास जो मैं ये प्रश्न लिख रहा हूँ विभिन्न भारतीय बोर्डों ने पूछा गया है, 10 तक की संख्याओं के घनों का योग ज्ञात कीजिए। कहाँ तक की 10 तक की संख्याओं के घनों का योग ज्ञात कीजिए। तो मित्रों यहाँ n बराबर कितना है 10, इस फॉर्मूले में रख देंगे आप, जो आपके पास n × n + 1/2 था, तो 10 और 1 11/2, इसका क्या कर देंगे आप क्यूब, क्यूब क्या स्क्वायर, 2 से काट दीजिए 5 बार, कितना आ गया 11 5 55 का स्क्वायर, 5 5 25, 5 6 30, कितना आ गया मित्रों 30 25। अब आप में से कई जनों को ये स्क्वायर करना याद नहीं होगा, तो देख लीजिए आप ऐसी संख्याओं का स्क्वायर करना मित्रों जिसमें पीछे इकाई का अंक कितना होता है 5, तो इनका गुणा कर दीजिए 5 5 25, इसमें 1 बढ़ा दीजिए तो कितना हो गया 1 और 1 2, 2 एकम 2, 225। ये कैसे करा था आपका 55 का स्क्वायर, 55 का 55 में मल्टीप्लीकेशन, ये यहाँ तो आपके पास 5 × 5 25 ही आएगा, इन दोनों में से किसी में भी 1 बढ़ा दीजिए आप, तो कितना हो गया 5 और 1 6 5 30। ये यदि आपके पास 95 × 95 करना हुआ तो 5 का 5 में मल्टीप्लीकेशन 25, और इस 9 में 1 बढ़ा दीजिए, 10 × 9 कितना हो गया 90। तो ऐसी संख्याओं का वर्ग करना जिसके अंदर क्या होता है आपके पास इकाई के स्थान पर 5 होता है, तो आप 5 × 5 25 कर दीजिए, उनमें से 1 नंबर बढ़ा के आप उसका क्या कर दीजिए मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, तो आपके पास क्या आ जाएगा उसका स्क्वायर आ जाएगा। देखिए दोस्तों, हमने जाना n प्राकृत संख्याओं का योग समेशन ऑफ n नेचुरल नंबर, फिर हमने जाना n वर्ग संख्याओं का योगफल समेशन ऑफ n क्यूबिकल नंबर। ओके, अब हम देखते हैं समेशन ऑफ n स्क्वायर नंबर। चूँकि ये आपके पास क्या था इसी से रिलेटेड था, इसलिए इसको पहले ले लिया, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अप टू n का स्क्वायर। तो मित्रों ये n × n+1 था, n × n+1 × 2n+1/6,
n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन अपॉन 6। ठीक है, तो इसी क्रम में आपको 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर से लेकर के और कहाँ तक का मान निकालना है, 10 के स्क्वायर तक। तो इसमें n बराबर क्या है, यहाँ पर भी 10, यहाँ रखेंगे n 10, n प्लस वन 11, 2n प्लस वन 10 दूनी 20 और 21 बटेगी 6। 3 से काट दीजिए, 3 दूनी 6, 3 7 21, 2 पंजे 10, 7 5 35, 11 कितना हो गया, 385। ठीक है मित्रों, अब देखिए आपको एक समझाई से कि आप कुछ चीज़ों का मान निकालना भी जानिए और निकालने के साथ साथ यदि हम उसको याद कर लेंगे तो भी आपके लिए बहुत ही अच्छा वो एनर्जी बूस्टर का काम करेंगे, कॉन्फिडेंस बूस्टर का काम करेंगे। देखिए पहला रिजल्ट 1 प्लस 2 प्लस 3 से लेकर के 10 तक का सम मित्रों होता है 55। नंबर दूसरा रिजल्ट 1 प्लस 2 प्लस 3 से लेकर के आपके पास 50 तक का रिजल्ट होता है 1275। नंबर तीसरा रिजल्ट 1 2 3 से लेकर के आपके पास 100 तक का रिजल्ट होता है 50। ये इन प्राकृत संख्याओं का योगफल है मित्रों। यदि यही वर्ग संख्याओं का योग अभी हमने निकाला था 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 के स्क्वायर से लेकर के 10 के स्क्वायर तक का मान, तो कितना आया था मित्रों, 385। नंबर पाँचवा रिजल्ट 1 का क्यूब 2 का क्यूब से लेकर के ये 10 तक का घन का मान निकाला था हमने मित्रों, कितना आया था, 3025। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ एक अनुभव के आधार पर कि डायरेक्ट ये वाले सवाल भी पूछे गए हैं, और यदि हमने क्लासरूम के अंदर हमारी स्टडी टेबल के ऊपर इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस कर ली है तो हम उसको एग्ज़ाम हॉल के अंदर क्यों वापस से दोबारा करने का प्रयास करें। जब हमको ये पता लग चुका है कि ये सवाल आते हैं तो उनको ऐसा कैसा दिमाग के अंदर कहीं ना कहीं सेट कर लिया जाए। तो इनको याद रखेंगे आप। अब देखिए आप मित्रों, आपके पास आती है n प्राकृत संख्याओं का योगफल हमने जान लिया, n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग जान लिया, n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग जान लिया। अब हम जानते हैं प्रथम n सम संख्याओं का योगफल। प्रथम n सम संख्याओं का योगफल मतलब 2 प्लस 4 प्लस 6 अप टू n, ये होता है दोस्तों n इंटू n प्लस 1। प्रथम n सम की जगह आपके पास प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल, विषम मतलब ओड संख्याओं का योगफल मतलब 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 अप टू n, ये होता है दोस्तों n इंटू n। समझ में आई बात। फॉर एग्जाम्पल प्रथम 25 सम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। प्रथम 25 सम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो कौन सा फॉर्म लगेगा, ये वाला। तो यहाँ n बराबर कितना है दोस्तों, 25, तो n प्लस 1 कितना हो जाएगा, 25 और 1 26, तो इनका समीशन क्या हो जाएगा, 25 इंटू 26। ठीक है, 25 26 कितना होता है, 650। ये होगा सवाल आपका। यही आपके पास सवाल आ जाए 100 तक की सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। 100 तक की सम संख्याओं का योग ज्ञात करें। अब देखो दोस्तों, 100 तक कितनी सम संख्या होंगी, 100 तक 50 सम संख्या, 100 तक 50 विषम संख्या। तो 100 तक की सम संख्याओं का योग, तो n बराबर कितना आ जाएगा आपके पास, 100 की आधी मतलब 50। तो इनका योगफल कितना हो जाएगा मित्रों, 50 इंटू 50 से 1 ज़्यादा 51, 5 एकम 5 5 25, कितना आ गया 25 50। ठीक है ना। अब देखिए आप, यही आपके पास 100 तक की सम संख्याओं की जगह आपसे बोल दिया जाए 100 तक की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। किसकी, 100 तक की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए।
तो यहाँ पर भी 100 तक की विषम संख्या n बराबर कितना बनेगा आपके पास 100/2 मतलब 50, और n विषम संख्याओं का योगफल कितना था n इंटू एन मतलब n स्क्वायर, n स्क्वायर मतलब 50 इंटू 50 कितना हो गया 50 25 कितना हो गया 2500। ये क्या हो गया n 100 तक की विषम संख्याओं का योगफल। यही सवाल आपको बोल दिया जाए कि प्रथम 25 विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, तो प्रथम 25 विषम संख्याओं का योग कितना हो जाएगा आपके पास, विषम संख्याओं का योग क्या है आपका समेशन ऑफ n ओड नंबर इज इक्वल टू n स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 25 इंटू 25 बराबर 625। ठीक है दोस्तों, ये था आपके पास इस प्रकार के सवाल करने का एक तरीका, और ये सवाल आते हैं तो इतनी ही आसानी से सवाल हो जाते हैं दोस्तों। अब मैं आपको 2 सवाल करवाता हूँ और 2 सवाल मैं आपको वर्क के लिए देता हूँ। देखते हैं आप में से कितने जागरूक छात्र हैं जो मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देते हैं। ओके, देखिए आप दो का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर लेकर कहाँ तक 10 तक का स्क्वायर। अभी आपको हमने लिखाया था समेशन ऑफ n स्क्वायर इज इक्वल टू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन के 6। अब समझिए मित्रों, यह आपके पास फार्मूला लिखाया था। ये फार्मूला ये कहता है आपको कि ये वर्ग संख्याओं का योग निकाल देगा, लेकिन वो होनी चाहिए कंटिन्यूस स्क्वायर नंबर एंड स्टार्टिंग फ्रॉम 1। तो ये कंटिन्यूस स्क्वायर नंबर भी नहीं है और 1 से भी स्टार्ट नहीं हो रहा है, बट इट विल बी चेंज इन दैट फॉर्म। देखिए ये क्या लिख सकते हो आप, 2 के स्क्वायर को 1 इंटू 2 इसका स्क्वायर प्लस स्क्वायर क्या लिख सकते हो आप 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 6 को क्या लिख सकते हो आप 2 इंटू 3 का स्क्वायर। ऐसे ही 20 को क्या लिख सकते हैं हम 2 इंटू 10 का स्क्वायर। इन सब में से दोस्तों ये 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो अंदर कितना बच जाएगा 1 का स्क्वायर 2 के स्क्वायर से लेकर कहाँ तक का सम 10 के स्क्वायर तक का सम। तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, और अभी मैंने आपको बताया था इसका मान निकाल कर भी और याद रखने की भी आपको समझाइश दी थी। तो 385 इसका मान आया था, 385 इंटू 4 कितना हो जाता है दोस्तों 1540। ये आपका सवाल हो गया। सिमिलर थिंग आपके पास ये वाला है, समेशन ऑफ n क्यूब क्या बताया था दोस्तों आपको n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर ये भी कंटिन्यूस नंबर नहीं है, 1 से स्टार्ट नहीं होता है। इसको अपन लिख सकते हैं 3 इंटू 1 3 एकम 3 का ये क्यूब है प्लस 3 दूनी 6 3 दूनी 6 का क्यूब है प्लस 3 इंटू 3 का क्यूब है अप टू 3 इंटू 10 का क्यूब। तो देखिए दोस्तों आप 3 3 3 सब में कॉमन आ रहा है, तो बाहर आकर के क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 का क्यूब और अंदर आपके पास ये वाली सीरीज बच गई 1 का क्यूब 2 के क्यूब से लेकर कहाँ तक 10 का क्यूब तक। तो 3 का क्यूब कितना हो गया 27, और ये 1 से लेकर 10 तक का क्यूब क्या कितना था मित्रों आपको बताया था, अभी निकाला था हमने, कितना आया था 30 25 बराबर। इसके अंदर गुणा कर दीजिए आप, देखिए 25 25 625 होता है, तो 25 27 675 हो जाएगा आपका। 27 दिया कितना आ जाएगा 81, इसकी वैल्यू होगी। ठीक है, तो ये आपके पास 2 सवाल थे। अब मैं आपको 2 सवाल लिख के दे रहा हूँ, आप उसको करके बताएंगे। आप देखते हैं आप किस प्रकार से करते हैं। आपका यदि कमेंट बॉक्स में आपका आंसर आया किसी भी 1 2 छात्रों का, और यदि वो नहीं कर पाए तो हम जो है अगली वाली जो कल बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए वीडियो लेकर के आ रहे हैं, लेक्चर लेके आ रहे हैं, उसके अंदर हम आपको बताएंगे। और बहुत ही आसान एग्जाम्पल है।
ठीक है, इन 2 प्रश्नों के उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। देखिए, आप पढ़िए, मन लगा करके पढ़िए। हमारा प्रयास ये है कि आपको ये यूट्यूब देख करके सब टाइम पास ना हो और आपको वास्तविकता में ज्ञान मिले, एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन मिले, जो कि मैं आज जितने भी लाया हूँ प्रश्न आपसे संबंधित सभी प्रश्नों के परीक्षाओं के अंदर ये प्रश्न पूछे गए हैं। अतः आप खूब पढ़ाई कीजिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।